हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मंदिर क्लासेस पर। और आज थर्ड क्लास है आपके लिए बीपीएससी, जो कि आपका एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। और शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्या है देखते हैं। इससे पहले हम कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो कई मल्टीपल टॉपिक्स पर, जैसे हमने HCF LCM की बात की थी। उससे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर कोई क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमने कर ली थी, हमने रियल नंबर्स कर लिए थे थोड़े बहुत क्वेश्चंस को, और फैक्टराइजेशन की बात हो गई थी। आज क्या कर रहे हैं बेटा, आज हम जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, देखिए आज हम बात करेंगे यहां पर किसकी, पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, जहां पर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है तो उसके शून्य कितने होते हैं, उसके शून्य के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से उसके शून्य को यानी कि जीरोस को आप फाइंड आउट करते हैं। अगर जीरोस से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको किस तरह से टैकल करते हो, संभालते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जरा इसके थोड़े बेसिक की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि क्लियर होता है कि नहीं होता है। चलिए आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक मुझे px दिया हुआ है, ठीक है, और इस px के अंदर आपसे कहा गया कि क्या है, 4x² माइनस 8k² माइनस 40k ऑफ x माइनस 9, इसका बारे में क्या, इसका जो एक शून्य है वो दूसरे का ऋणात्मक है, जो इसका एक जीरो है वो दूसरे का कैसा है, नेगेटिव है। अब ये जीरोस की बात क्या है, पहले जरा थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जब भी आप बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है ना, जब भी हम बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसका मतलब होता क्या है, ठीक है, जो आपके द्विघातीय समीकरण या फिर जो द्विघातीय बहुगुणज होते हैं उनकी बात करते हैं, तो क्या होता है। थोड़ी सी बात पहले जरा पुरानी बात कर लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए याद दिलानी जरूरी है। देखिए सबसे पहली चीज, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो आप कैसे लिखते हैं, आप हमेशा ध्यान रहे कि भाई कुछ इस तरह से, यानी कि ax² प्लस px प्लस c, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसके अंदर आपके a b और c ये क्या कहलाते हैं, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसकी जो डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो बेटा कितनी है, वो है 2, इसलिए इसके जो जीरोस भी होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको ग्राफ पे इस तरह से बनाकर देखें तो ये कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बन सकता है जहां पर इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी कि x के दो ऐसे मान निकलेंगे जहां पर इस px की वैल्यू जो होगी, px का मान जो होगा वो 0 होगा, इसीलिए उनको हम शून्य कहते हैं। हम शून्य की जब बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये होता है, देखो एक चीज आपको बताता हूं, यहाँ पर मान लो एक मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल वो है, वो x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसके शून्य क्या है, तो इसके शून्य होंगे -3 और -2। अब इनको शून्य कह क्यों रहे हैं, इसका कारण ये है, आप एक बार अगर यहाँ पर -2 पुट करके देखें x की जगह पर, तो बेटा पता है क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आप मेरे पास यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 6। इसको अगर पूरे को आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। इसलिए -2 इसका शून्य है। बिल्कुल यही चीज -3 के साथ भी होगी अगर हम इसको यहाँ पर ट्राई करके देखें। तो शून्य वो नंबर होते हैं, शून्य वो मान है जहां पर आपका जो px होगा, आपका जो ये px होगा, ये 0 आंसर देगा, उसे शून्य कहते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर शून्य कितने हैं, 2 हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे शून्य कितने हैं, 2 हैं, तो एक को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे को हम कहते हैं बीटा। एक को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे को हम कहते हैं बीटा। तो होता ये है कि आपके शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा और आपके जो ये कोफिशिएंट हैं, इनमें कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा, अगर मैं शून्य को प्लस करूं तो एक संबंध बनता है
और अगर शून्य को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक संबंध बनता है। तो अगर शून्य को प्लस करते हैं तो जो रिलेशन होता है वो है -b/a और दूसरा है c/a। ये एबीसी कौन है बेटा? ये एबीसी यही वाली चीज है, ठीक है। तो यहां पर ये दो बातें फिलहाल ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं और मैं थोड़ी सी जगह यहां बना लेता हूं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा है, ऑप्शंस नहीं डाले हैं। क्वेश्चन को पहले जरा बेसिकली समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑप्शंस वाले होंगे, आप वहां पर आगे ट्राई करें। क्वेश्चन कहता है कि जो एक शून्यक है वो दूसरे का ऋणात्मक है, एक जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि अगर अल्फा जो है, ठीक है, अगर अल्फा जो है वो मैं मान लेता हूं कि क्या ले लें, मान लो कि मैं यहां पर h ले लेता हूं, तो जो बीटा होगा ना बेटा वो -h होगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, h के अलावा आप a ले लो, b ले लो, चलेगा, मैंने h ले लिया। तो अगर अल्फा h है तो बीटा -h। अब देखो इन्हीं को देख के मालूम पड़ रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या करो बेटा, इन्हें प्लस कर दो। क्यों करो? क्योंकि जोड़ के फिर 0 आएगा। अब मैं जानता हूं कि a प्लस अल्फा प्लस बीटा है क्या, -b/a। अब मेरी इस वाले समीकरण में जो आपको a और b देखना है वही सबसे जरूरी चीज है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहां गलती हो सकती है। तो देखो जो भी x² के साथ में लिखा हुआ है वो a होता है। तो बेटा यहां पर जो एक काम करते हैं, यहां पर लिख दो। यहां पर जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। a की वैल्यू आ रही है 4। जो b की वैल्यू आएगी यहां से वो आएगी ये पूरी की पूरी। और आप ध्यान रखेंगे कि आप इस साइन को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आपने इसके नेगेटिव के निशान को अगर मिस कर दिया तो कहानी खराब हो जाएगी। और आपने सी देखा, सी वो टर्म है जिसके पास कोई x नहीं है, यानी कि -9। फिर देख लिया जाए, ए वो चीज है जो x² के साथ लिखी है, बी वो चीज है जो x के साथ लिखी है, और जिसके पास कोई x नहीं है वो c होता है, उसे हम कहते भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर आप सही जानना चाहो तो ये आपकी क्वाड्रेटिक टर्म होती है, ये आपकी लीनियर टर्म होती है, और ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अच्छा, तो a अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, मुझे पता है कि क्या होता है, -b/a होता है। तो हमने यहाँ पे रखा -b/a इज इक्वल्स टू 0। तो इससे पहले कि वैल्यू पुट करूं, मैं एक चीज यहाँ पे साफ कर दूं कि b इक्वल टू 0 आएगा। और ये आप भी जानते हैं a 0 के पास गया तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ b पुट करना है। वहां भी एक काम कर लेते हैं, b को सीधा 0 कर देते हैं, माइनस कहाँ गया, 0 के पास। अच्छा, b इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट इक्वल टू 0 हो गया ना। फिर तो अगर b इक्वल टू 0 है तो -8k² -40k इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, तो अब क्या करा जाए? तो अब ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से नेगेटिव रखता हूं, ठीक है, और 4 और k हटाता हूं कॉमन। तो 2k माइनस इधर बचा है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक की बात ये इतना आ जाता है। अब यहां से क्या होता है, देखो दो चीजें निकलती हैं। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, आप लोगों ने लिखा होगा तो लिख लिया होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से दो रास्ते होंगे। या तो ये पार्ट इक्वल टू 0 होगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। या तो ये पार्ट इक्वल टू 0 होगा, या फिर जो दूसरा पार्ट है, दूसरा गुणनखंड है, दूसरा फैक्टर है, वो इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए तो k की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि यहाँ से सॉल्व किया तो k की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। अब क्या ये दोनों आंसर पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ। अगर मैं k की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तब भी ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी। और अगर k की वैल्यू को 5 पुट कर दूं तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसलिए दोनों ही वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेंगी और ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। आपके एग्जाम में आता है ना कि मोर देन वन ऑफ द अबव, ये वही वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे 0 भी आंसर है, यहाँ 5 भी आंसर है, ठीक है। चलिए फिर इसी के बेसिस पर कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं, और वहां पे हम अल्फा बीटा की यानी कि शून्य की ही बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसा है कि इस वाले क्वेश्चन में
जो एक शून्यक है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये क्या होता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है कि अगर मैं अल्फा को h मान रहा हूं तो बीटा को 1/h मान। देखो पीछे क्या हुआ था, पीछे वाले क्वेश्चन में अल्फा h था तो बीटा -h, तो हमने क्या किया था, ऐड करके 0 मिल गया। अब ये कहता है कि अगर अल्फा h है तो बीटा 1/h है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये h इंटू 1/h हो जाएगा और अब क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सीधा सीधा 1। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई यहां से। पहली ये कि अगर एक शून्य दूसरे का कैसा हो, नेगेटिव ऋणात्मक हो, तो आप क्या करते हो, उनको ऐड करते हो। और अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम या फिर कहा जाए रेसिप्रोकल, तो आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अल्फा गुणा बीटा 1 है तो इसका मतलब C/A इक्वल टू 1 होगा। ये कहां से आया बेटा, ये जो है मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे लिखा था, आपने लिखा होगा तो पता होगा। ठीक है, चलिए तो फिर अब यहाँ पे देखो जरा C है क्या, तो C कौन है, C वो टर्म है जिसके पास कोई भी x नहीं है, यानी कि 6k। चलिए लिख दिया, इसके ऑप्शन में कुछ गलती लग रही है, अभी आगे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, जो x स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है। जी हाँ, इसके ऑप्शन में गलती है, k² प्लस k इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये आपके पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन है ना। हाँ, ये पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर निकालेंगे, अभी देखते हैं क्या आंसर आते हैं, और यहाँ भी हम वही केस डिस्कस करेंगे फिर से। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि अगर मैं 6k को यहीं छोड़ दूं तो क्या आ रहा है, ये k² आ रहा है और ये k आ रहा है, और यहाँ पर एक द्विघातीय समीकरण बन जाता है कुछ इस तरह से, जिसको कि मैं और क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं ऐसा कर लो भाई कि k² माइनस 5k इक्वल टू 0 कर दो। अगर k कॉमन निकालोगे तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो k इक्वल टू 0 होगा या फिर k इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, चलो सही है, दोनों के ऑप्शन भी यहाँ पे बराबर से ही आ रहे हैं। ओके, ये ऑप्शन यहाँ भी ट्रू हो रहे हैं हमारे। अच्छा, अब लेकिन बात ये आती है, क्या ये दोनों ही आंसर हैं? पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 0.5 निकाला था, वहां दोनों ही आंसर बन रहे थे हमारे, बट क्या इस वाले क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है? चलो चेक करते हैं। अगर मैं k इक्वल टू 0 अपने इस पॉलिनोमियल में यानी कि द्विघातीय बहुपद में डाल दूं तो क्या होगा? देखो, अगर यहाँ हमने 0 और यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये पूरा का पूरा पद ही 0 हो गया, पूरी पूरी टर्म ही 0 हो गई। अगर ये टर्म 0 हो गई तो सिर्फ क्या बचता है, 68x इक्वल टू 0। अब क्या ये द्विघातीय समीकरण है? नहीं है, तो 0 इसका आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ 5 ही इसका आंसर हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस बात को ध्यान देंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में जब k को 0 पुट किया तब भी ये द्विघातीय समीकरण था, ठीक है, और 5 पुट करने पे भी ये द्विघातीय समीकरण था। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, जब मैंने 0 पुट किया तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि आपके जो बहुपद था उसमें से ये वाला पद, ये वाली टर्म गायब हो गई, 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि आपके पास द्विघातीय बहुपद सिर्फ तब द्विघातीय होता है जो उसकी घात कितनी हो, 2 हो, उसका नाम ही है द्विघातीय। ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो जब ये वाला टर्म ही यहां से गायब हो जाएगा तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आपका सेकंड वाले पार्ट, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ 5 ही आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो फिर से आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि अल्फा बीटा जो है 0 है पॉलिनोमियल के, लेकिन इस बार आपको एक रिलेशन खुद दिया हुआ है। ठीक है, एक रिलेशन खुद दिया हुआ है। देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ चीजें खुद ही गिवन होती हैं, कुछ पहले से ही क्वेश्चन में दिया होता है, और वो जो गिवन पार्ट है ना बेटा, वही आपके लिए सब कुछ है, वही आपको आंसर निकाल के देगा, वही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट होगा, वही ये डिसाइड करेगा कि आपका वे ऑफ अटेम्प्ट किस तरह से होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्वेश्चन के लिए क्या होगी। अब देखो ये कहता है कि अल्फा माइनस बीटा 1 है, ठीक है, तो अब मुझे ये पता है ना कि अगर ये अल्फा माइनस बीटा 1 है तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जैसा कुछ है। ठीक है, फिर यहां लिख के देता हूं मैं आपको,
जो अल्फा प्लस बीटा होता है यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि जहां पर हम शून्यों का योग करते हैं, वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ उसको, अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, क्या आएगा? देखो भाई, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का मतलब हुआ -5 और ए का मतलब हुआ 1। देखो मैं यहां से लेके कर रहा हूँ, यहाँ से आपको b मिल जाएगा, ये पार्ट b है, और यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये पार्ट a है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो -5 है, और c की वैल्यू जो है वो m है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिला? 5 मिल गया। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 है। तो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में गिवन पार्ट ही आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता है। तो अब मुझे मालूम पड़ा, अच्छा उनका अंतर दिया हुआ था, माइनस करके दिया हुआ था, प्लस करके मैं निकाल सकता हूँ, दोनों को सॉल्व करूंगा तो बी और बी कट जाएंगे, यहां से आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 और अल्फा आ गया 3। अगर अल्फा 3 आ गया है तो बीटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको यहाँ पुट करके फाइंड कर सकते हो। अब आगे की कहानी, ये पूछ रहा है कि एम निकालो। अच्छा भाई कोई बात नहीं, हम एम नहीं निकाल देंगे। तो एम क्या है? एम किस जगह पे लिखा है? एम सी की जगह पे लिखा है। सी कहां होता है भाई? सी कहां होता है? सी होता है अल्फा गुणा बीटा में। अच्छा, तो यानी कि ये भी दोनों चीजें यूज कर रहा है। उसने पहले यूज कर लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, फिर यूज कर लिया अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए होता है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा दे दिया इसने, तो अल्फा बीटा तो मैं निकाल चुका हूं जो कि है 3 इंटू 2। अब c अपॉन ए, तो देखो भाई c यहीं पे पुट कर देते हैं इसको। c का मान मैंने यहाँ पे m लिखा हुआ है, a का मान मैंने 1 लिखा हुआ है, तो 6 इक्वल्स टू m, और बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है अब आया है कहां से? जहां पर आप पढ़ते हो लीनियर इक्वेशंस, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा हुआ था कि आपकी जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? एक सीधी लाइन बनाती है, ठीक है ना। एक सीधी लाइन बनाती है, कहाँ पर? ग्राफ के ऊपर। ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है उस बारे में क्या करना है? उस बिंदु के निर्देशांक जहां रेखा x बटे ए प्लस वाई बटे बी इक्वल टू 7 y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, क्या है? तो जहां पर ये रेखा y एक्सिस को काटेगी, वहां पर क्या कोऑर्डिनेट या फिर कहा जाए निर्देशांक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले जरा एक चीज सुन लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सुनो मेरी बात। अगर कोई लाइन ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है, अगर कोई लाइन जो है वो ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है, तो अब आप ये बात सोचो कि इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप कहोगे कि y के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ये x वाले एक्सिस पर है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर हम x के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो पक्का पक्का y 0 होगा। x चाहे कुछ भी हो, y 0 होगा। ऐसे ही अगर y की बात की जाए तो यहां पर x 0 होगा, y चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है? ठीक है, अब क्वेश्चन करने के दो तरीके, ठीक है, एक है सिंपल, बहुत सिंपल मेथड, और एक है जहां पर हम इक्वेशंस को देख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है, पहले तो सिंपल की बात करते हैं ना। आपको जो रेखा दी है वो x बटे ए y बटे बी पूरा इक्वल टू 7 दी है। ये पूछ रहा है x अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, तो सॉरी y अक्ष को कहां प्रतिच्छेद करेगी, तो y के लिए किसको 0 करना है? x को 0 करना है। तो अगर मैं यहां 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया, और y बटे बी इक्वल टू 7 अगर आता है तो आप कहोगे y कितना आएगा? 7b। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा? 0, b। ऐसे ही अगर कल को ये ऐसा कह देता कि मुझे बताओ कि ये x एक्सिस को कहां पर करेगी प्रतिच्छेद, तो मैं उस केस में y को 0 कर देता।
और जो आंसर है वो 7A आ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो 7A, 0 बन जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 0,7B। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज आ जाती है जो मैंने कहा कि इसका एक और तरीका है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रख लेंगे, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। मान लो एक इक्वेशन है, ठीक, मान लो एक समीकरण है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास, और इक्वेशन है कुछ इस तरह से कि 3x + 4y = 12। ठीक है, बात ध्यान सुनना, छोटी सी बात है, आपके फायदे की ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर यूज होगी ये कॉन्सेप्ट जो अब आपका 10th कह लो, 11th 12th में भी चलता है। वैसे कॉन्सेप्ट 12th 11th का ही है। ठीक है, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, लाइन पढ़ रहे हैं, रेखा पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। सुनो मेरी बात, अगर मुझे ये निकालना है कि ये जो रेखा है वो x को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, एक्सिस को, और y एक्सिस को कहाँ पर काटती है, तो एक छोटा सा काम करना है आपको। ये जो वैल्यू दे रखी है इसको बनाना है 1, और इसको 1 बनाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो पूरे समीकरण के साथ कर देना है। तो आपने कहा कि ऐसा करो 12 से डिवाइड कर दो, तो हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया x/4 y/3 = 1। तो ये रेखा x एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगी 4,0 पर। ये 4 कहां से आया, यहां से, और y एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगी 0,6। ये कहां से आया, सॉरी 0,3 पे। ये कहां से आया, यानी कि जो x के नीचे लिखा है वही है x का प्रतिच्छेद बिंदु, और जो y के नीचे लिखा है वही है y का प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे कि आपके सवाल में कहा हुआ था कि x/a जो है वो अगर y/b में जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आता है, 7 आता है। तो मैंने क्या कहा कि क्या करना है आपको ये करना है कि कैसे भी करके यहाँ 1 ले आओ। तो आप बोलोगे 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो x/7a y/7b = 1। तो ये x एक्सिस को कहां काटेगी, यहां से उठा लो इसे और लिखो 7a, 0, और y एक्सिस को कहां काटेगी 0,7b। ठीक है, हम सीधा देखते ही क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब अगर ये चीज आपको पता है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना था कि यहाँ पे लिखा क्या आ जाएगा, अगर सब नीचे भेज देंगे और अब सीधा आंसर लिख दोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये फॉर्म ध्यान रहेगी तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला सवाल लेकर चलते हैं, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन फिर से कहता है क्या कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना किसका है, अरे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है और कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, देखो एक काम करते हैं, यहां बनाते हैं इसे। देखो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, और सीधी सी बात है, आसान सी बात है समझने के लिए, उन 3 बिंदुओं से एक ट्राइंगल बन जाएगा। उस ट्राइंगल का एरिया निकाल, तो 3 बिंदु कौन से हैं भाई, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, ये O लिखा हुआ है, 0 नहीं। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है इसलिए ये O है। तो 3 बिंदु आपने क्या करना है, लिख के रख लो भाई। पहला बिंदु हुआ मेरा 4,0, दूसरा बिंदु है 0,-7, और तीसरा बिंदु है 0,0। करना क्या है बेटा, करना सिर्फ इतना काम है, दिख रहा है, चलिए करना सिर्फ इतना काम है इसके अंदर। ये पहला है, इसको लिखो 4, 0, ये दूसरा है 0-7, तीसरा है 0, 0। पर एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, यहां पर एक चौथी चीज भी आएगी, और वो फिर से पहली वाली ही होगी। बात समझ में आ रही है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, और फिर दोबारा से पहले के। क्या कह रहा हूं मैं, पहले हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे, अगर मैं इसे ए कह रहा हूं, ठीक है, फिर बी पॉइंट के लिखे, फिर ओ पॉइंट के लिखे, और फिर से ए पॉइंट के लिख दिए। तो क्या लिखूंगा,
पहले पॉइंट के, दूसरे पॉइंट के, तीसरे पॉइंट के, फिर से पहले पॉइंट के। तो 1 2 3 1, आपको वही पहले वाला आखिरी में फिर से लिखना है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। तो क्या आया भाई, यहां से आया माइनस का 28, ठीक है, फिर आया 0 और फिर आया 0, इसे डाल दो एक ब्रैकेट के अंदर, बीच में लगाओ माइनस। अब आप क्या करोगे, अब इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो 0 0 और 0, ठीक है। अब क्या टोटल आंसर आएगा, टोटल आंसर आएगा -28 और फिर इस पे लगा देना मॉड, क्योंकि एरिया जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं उनके निर्देशांक जो है वो कैसे लिखने हैं, 1 2 3 और फिर से 1, यानी कि पहले ए पॉइंट के, फिर बी पॉइंट के, फिर सी पॉइंट के, फिर दोबारा से ए पॉइंट के, और उसके बाद में पहले आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेना है, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेना है, दोनों को कर दो माइनस, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। नेगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव बना के लिख के आंसर टिक कर देना, ठीक है। अच्छा चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है भाई, देखो इस बार भी हम बात जो है वो निर्देशांक की ही कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चल रही है। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज जरा बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। ए के निर्देशांक आपको दिए हैं -4, 2 विच आर ए बी सी, और यहाँ पर एक पॉइंट डी है जो कि बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, वो है 2 और 5, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें दी हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रॉइड यानी जो केंद्रक उसके निर्देशांक क्या हो। तो बेटा देखो पहले क्वेश्चन क्या समझ लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल के आपको जो पॉइंट है उसमें से ए के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, और एक पॉइंट डी दिया हुआ है। ये डी पॉइंट क्या है, ये डी पॉइंट बीसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें केंद्र के निर्देशांक। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल पे चला गया। तो पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि केंद्रक होता क्या है। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज लेते हैं एबीसी, और हम इस एबीसी त्रिभुज में क्या करते हैं, इसकी माध्यिकाएं बना दें। माध्यिकाएं क्या होती हैं, मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वो लाइन है जो कि अगर मैंने ए से ड्रॉ करी कहां पर, बी पर, तो बी को बराबर हिस्सों में बांट दी। अगर हम बी से ड्रॉ करी एसी पर, तो इनको भी बराबर हिस्से में बांट देगी। मान लो कि ये ई है, और सी से बनाई तो यहां पर एफ है, और ये भी बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, वही पॉइंट यानी कि जी पॉइंट जो है, जो यहां पर ये जी आया है, ये है सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, ठीक है, ये है केंद्रक। अब ये कैसे निकलता है सर, तो भाई देखो अगर ये आपको x1, y1 दिया हुआ है, ये आपको x2, y2 दिया है, जिन बच्चों को पता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और x3, y3 दिया हुआ है। तो जो हम यहाँ पर केंद्रक के निर्देशांक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यानी कि एट लास्ट हमें करना क्या है, हमें ये वाले जो तीनों बिंदु हैं इनके क्या चाहिए, इनके हमें पॉइंट चाहिए, निर्देशांक चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। ये बात सारा समझ में आती होगी। अब जरा वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मुझे सिर्फ बी और सी के कोऑर्डिनेट दिए ही नहीं गए हैं, मुझे सिर्फ डी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब एक और चीज, वापस चलते हैं भाई। अब दूसरी चीज आती है जहां हम बात करते हैं मिड पॉइंट की, ठीक है, मिड पॉइंट की बात करते हैं।
तो अगर एक रेखा है x1 y1 और x2 y2 से बनी है, तो इसका जो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपको वैल्यू दी है 2 और 5, ये क्या है, अगर मैं कह दूं कि ये जो है ये x2 y2 और ये x3 y3 है, तो हमें क्या मिलता है। देखो अगर मैं डी पॉइंट निकालने जाऊंगा तो कहूंगा कि भाई x2 प्लस x3 अपॉन में 2 होगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो y2 प्लस y3 अपॉन में 2 होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। कहाँ से आया ये, वापस यहाँ से देखो, ये यहाँ से आया। भाई इनको जोड़ के ही तो ये वाला पॉइंट आ रहा है इस P पॉइंट का, और y1 y2 को जोड़ के ही P पॉइंट ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो मैंने वही किया, क्या किया, मैंने x2 और x3 को जोड़ा और 2 के बराबर कर दिया, ये वाला पॉइंट तो आ रहा है, और y2 और y3 को जोड़ा और 5 बराबर कर दिया। तो यहाँ से क्या मिला मुझको, मुझे मिला कि भाई जो x2 प्लस x3 है ना वो 4 है, और जो y2 प्लस y3 है वो 10 है, ठीक है। अच्छा फिर x1 क्या है, भाई x1 ये है, y1 क्या है, y1 ये है, ठीक है। पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था x1 x2 x3 अपॉन में 3, तो यहां से ले लेते हैं -4, x1 हो गया, और x2 प्लस x3 कितना है, 4 है, तो +4 अपॉन में 3, सॉरी ये 3 है, तो ये कितना आ गया 0। क्या कोई 0 है, हाँ 2 जगह 0 लिखा हुआ है, तो y भी निकाल लेते हैं। तो y का क्या था, y1 y2 y3 अपॉन में 3, इसका मतलब y1 कितना है, यहाँ से 2 उठा लो और यहाँ से 10 उठा लो, तो ये कितना हो गया 12 अपॉन में 3, ये आ गया 4, तो 0,4 हमारा आंसर, ये अपना आंसर, ठीक है। ठीक है, सही है, बढ़िया चलेगा इस तरीके से। देखते हैं जरा, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगले हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, अगली जो क्लास है जल्दी ही आएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड लक।